पॉजिटिव नेगेटिव भी देखे थे ना कि जब U2 बड़ा होगा U1 से, यानी कि एनर्जी इज रिलीज्ड कि एब्जॉर्ब्ड, U2 इज ग्रेटर देन U1, तो U2 माइनस U1 क्या होगा आपका? पॉजिटिव। ठीक है, और एक हमने लिखा था U2 लेस देन U1, तो यहां पे U2 माइनस U1 क्या था? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव भी देखा था हमने। ठीक है, इसके बाद अपन क्यू के बारे में बात कर रहे थे, हीट। तो हीट इन और आउट, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहां भी था ना कि अगर हीट इज एब्सॉर्ब्ड तो अपन उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। एंड इफ हीट इज रिलीज्ड तो अपन ने इसको नेगेटिव दिया था, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। और लास्ट था वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला लास्ट में क्या लिखे थे अपन? मैंने बताया था ना कि फिजिक्स में आप वर्क डन पढ़ते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो यहां पे फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? प्रेशर, और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा वॉल्यूम। हमने कौन सा सिस्टम लिया था? हमने एक सिलेंडर पिस्टन सिस्टम लिया था, जिसमें मान लो एक गैस भरी है ना, और ये पिस्टन अपने आप ऊपर जा रहा है गैस के एक्सपैंड होने से, मतलब ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन होगा, मतलब ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तब तो वो इजिली जा पा रहा है ऊपर। तो एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन रखा हमने, गैस यहाँ पे है हमारी, और गैस को अलाउ कर रहे हैं एक्सपैंड होने के लिए। बाहर से एक प्रेशर लग रहा है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कुछ नहीं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग रहा है ना भाई। हाँ, अगर आपने यहाँ पे दबाया तो अब आपका प्रेशर भी लग रहा है, वरना अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अभी भी लग रहा है हमारे ऊपर, राइट? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर, तो गैस एक्सपैंड होगी। गैस क्या होगी? एक्सपैंड होगी, और ये पिस्टन खिसक के कहां आ जाएगा? ऊपर। तो पहले वॉल्यूम V1 थी, अब वॉल्यूम V2 हो जाएगी, करेक्ट? यानी कि बढ़ जाएगी। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा ना, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होगा। अगर आप ऊपर से दबा दोगे तो ये खिसक के इधर आ जाएगा ना, ये वाला। तो अब देखो वॉल्यूम कम हो गई, पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी हो गई, है ना? तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम को अपन ने डेल वी लिखा था, V2 माइनस V1। फॉर्मूला क्या था हमारा वर्क डन का? वर्क डन वाज माइनस P डेल V। और ये माइनस क्यों लगाए थे, मैंने ये भी डिस्कस किया था आप लोगों से कि कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्या था कन्वेंशन? कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें, अगर आप देखो, अगर आप एक्सपेंशन का वर्क डन देखते हो, एक्सपेंशन का वर्क डन में डेल वी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और P तो पॉजिटिव ही है, तो मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा? आंसर पॉजिटिव आएगा। जबकि कन्वेंशन के हिसाब से एक्सपेंशन वर्क डन नेगेटिव होता है, तो इससे अपन सामने नेगेटिव लगा दिया। और जब आप कॉन्ट्रैक्शन कंप्रेशन करोगे तो डेल वी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन वर्क डन ऑफ कंप्रेशन इज पॉजिटिव, तो पहले से आगे नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए सामने हमने क्या लगाया? माइनस साइन। यहीं तक किए थे लास्ट, है ना? चलो उसके आगे बढ़ते हैं। वर्क डन हो गया था हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साइन डालना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये जो तीन क्वांटिटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी ना, Q, W और U, है ना, इसी पे आपका फर्स्ट लॉ डिपेंडेंट है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज सिंपली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप क्लास 9 में पढ़े हो कि एनर्जी इज neither created nor destroyed, it just converts from one form to another। तो यहां भी वही चीज है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी which states that, ठीक है, इसके कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। लिखना फर्स्ट स्टेटमेंट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, energy can neither be created nor destroyed, although it may be converted from one form to another,
although it may be converted from one form to another, although it may be converted from one form to another. ठीक है, और करके एक और स्टेटमेंट लिखना इसका, मतलब फर्स्ट लॉ को आप ऐसे भी स्टेट कर सकते हो, लिखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट इसका, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, the total energy of the universe, the total energy of the universe, यूनिवर्स में कौन कौन आता है, हमारा सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स, हमने यही डिफाइन किया था ना, सिस्टम वो होता है जिसपे हम स्टडी कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम है, और उसके अलावा यूनिवर्स में सारी चीजें उस सिस्टम के लिए क्या है, सराउंडिंग, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज यूनिवर्स। हालांकि हमें पता है कि इस सिस्टम का इफेक्ट इतने थोड़े से एरिया में ही रहता है, पूरे यूनिवर्स में इफेक्ट थोड़ी ना होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पानी गर्म कर रहा हूँ तो क्या पूरा देश गर्म हो जाएगा, क्या पूरी दुनिया गर्म हो जाएगी, क्या नहीं होगी, उसके आसपास की जगह ही थोड़ी बहुत हीट होगी, हालांकि सराउंडिंग उसके लिए इतनी ही है ना, बट वो एक जनरलाइज बोल रहे हैं कि बाकी जितनी भी चीजें बची हैं सिस्टम के अलावा वो सारी सराउंडिंग है, ठीक है। ओके, क्या लिखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। और एक और स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट एक और है, देखो हम बार बार सिस्टम की बात करके, सिस्टम की ओवरऑल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, हमने जब क्लास 9th में पढ़ा था तो हम देखे थे कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, सुन रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, तो इंडिविजुअल एनर्जीज कम ज्यादा हो रही है और उनका सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं ना अपन, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब मान लीजिए पहले बॉडी हाइट पे थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेट से 50 जूल थी फॉर एग्जांपल, अब ये बॉडी को छोड़ दिया गया हाइट से, वो नीचे आएगी, आते आते ये 50 जूल धीरे धीरे कम होते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी अभी 0 है यहाँ पे, पर जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जाएगी फ्री फॉल, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ये पूरा का पूरा 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, तो ओवरऑल हमेशा एडिशन 50 ही आएगा, तो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज ऑलवेज कांस्टेंट, भले वो इंडिविजुअल एनर्जीज चेंज हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे तो अपन ने लिखा कि एनर्जी ऑफ द कंप्लीट यूनिवर्स इज कांस्टेंट, भले उसमें सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा होगा, बट ओवरऑल जब एडिशन करोगे सबका तो वो कांस्टेंट आएगी हमेशा, ठीक है। ओके, तो और करके लिख रहे हैं, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम हम पढ़े ना, ऐसा सिस्टम जिसमें ना मैटर ना एनर्जी किसी का एक्सचेंज नहीं होता, तो उसकी एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं अगर हमको आता है कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसका नीचे मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखते हैं, सब डालना, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ, मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ, फॉर फर्स्ट गैसेस की काइनेटिक एनर्जी होगी, गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को एडिशन करोगे तो इस पूरे सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कितना है, U1, करेक्ट। अब हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी को तीन तरीके से चेंज किया जा सकता है, बाय एडिंग और मूविंग मैटर, बाय गिविंग और रिमूविंग हीट, या बाय डूइंग द वर्क या उसको वर्क करने देना, तीनों तरीके से कर सकते हैं। अपन यहाँ पे दो तरीके से करेंगे, मैटर का एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम इस सिस्टम को हीट देंगे, क्या करेंगे, हीट दे देते हैं। अगर सिस्टम हीटेड होगी तो क्या होगा आप सोचो, गैसेस के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये एक्सपैंड होगा और ये पिस्टन खिसक के क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी वो हीट ऐड हो रही है ना, हीट इज एब्सॉर्ब नॉट रिलीज्ड, हीट इज एब्सॉर्ब। तो
क्या हो जाएगा इसमें आपका U1 प्लस Q। ठीक है, पहले U1 था, अब आपने हीट दिए Q तो हो गई उसमें, प्लस अब आप इसमें कुछ वर्क कर रहे हो, वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि आप इसको दबा रहे हो। अब जो आपके हीट करने से वो एक्सपैंड हुआ ना, आप क्या कर रहे हो, दबा रहे हो। तो ये वर्क डन आपका पॉजिटिव वर्क डन होता है। तो अगेन अब क्या हो जाएगा, U1 प्लस Q प्लस W। दिस इज अवर न्यू U। U2 इज इक्वल्स टू U1 प्लस Q प्लस W। इनिशियल एनर्जी कितनी थी, U1। आपने कुछ हीट दी, सप्लाई दी, हीट सप्लाई करी सिस्टम में, उससे उसकी एनर्जी बढ़ी, इंटरनल एनर्जी बढ़ी। आपने कुछ वर्क डन किया ना, देखो आप ऊपर से वर्क डन करोगे तो भी उनके बीच में वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, वो एक दूसरे से टकराएंगे, है ना, स्पीड बढ़ेगी। वॉल्यूम कम कर रहे हो ना उसका, तो गैसेस के पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसके भी कुछ इंटरनल एनर्जी में आए। तो दिस इज द न्यू इंटरनल एनर्जी, U2 इज U1 प्लस Q प्लस W। करेक्ट। अब इसको यहां ले आते हैं, U2 माइनस U1, इसको क्या बोलते हैं अपन, डेल। डेल इज टू प्लस W, यही हमारा फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, काम करिए, ये वाला पहले डायग्राम बनाइए, ये वाला डायग्राम सिर्फ मैं कुछ लिखवाता हूं, उसके बाद हम ये डायग्राम बनाएंगे। होगा ना, वो फिर अपने ऊपर वर्क डन। हाँ वही, वो हीट के कारण ही, देखो जितना भी आप ये हीट करोगे वही तो वर्क डन है सिस्टम का। एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, हाँ Q1 नहीं है, वो Q है बस। ये चलो कंप्लीट डायग्राम बना लो पहले, फिर मैं लिखवा देता हूँ। इनिशियल स्टेट में आपके सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 थी, आपने उसको हीट सप्लाई किया, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ के U1 प्लस Q हो गई। आपने उस पर वर्क किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ के U1 प्लस Q प्लस W हो गई। तो यही तो आपका एनर्जी है, U2 नाम दे दीजिए। U2 माइनस U1 इज LU, which is Q plus W। ठीक है, डायग्राम बन गया क्या। स्टेटमेंट्स लिख करके फिर ये मत लिखना ना, ये वाला चीज, ये अपन स्टेटमेंट लिखने के बाद लिखेंगे। नीचे लिखना, सपोज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सपोज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सपोज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बी U1, बी U1, उसको अपन U1 मान रहे हैं ना, बी U1। ठीक, फुल स्टॉप। if it absorbs if it absorbs heat Q, if it absorbs heat Q, small q लिखना है ना, comma, its internal energy will become, absorb है इसलिए प्लस Q लिखेंगे, its internal energy will become U1 plus Q, U1 plus Q। इंटरनल एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाएगी, U1 plus Q, जो आपके सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब और क्या कर रहे हैं अपन, इसमें और वर्क डन भी कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। इफ फर्दर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इफ फर्दर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, है ना। इसको अपन ने पॉजिटिव लिया था, कन्वेंशन पीछे पीछे देखो क्या लिखा था पहले कन्वेंशन में वर्क डन के, कि वर्क डन is positive if it is done on the system and it is negative if the work is done by the system। expansion work is negative and expansion work is positive। ठीक है, कन्वेंशन अकॉर्डिंग। तो W प्लस W लिखेंगे ना, तो क्या लिखे, if further work is done on the system, comma, the internal energy increases, the internal energy increases and becomes U1 plus Q plus W।
increases and becomes u1 plus q plus w. ठीक है, अब ये नया स्टेट आ गया आपके सिस्टम का जिसकी इंटरनल एनर्जी क्या है u2. ठीक है, ओके नेक्स्ट टाइम लिखना, let this final internal energy be u2. हाँ, let this final internal energy be u2. तो u2 को लिख लो अब ऐसा, u2 is equals to q1. अब ये लिख लो, मैंने लिखा है यहाँ पे, u2 is equals to u1 plus q plus w. u1 को उधर लेके जाओ तो u2 minus u1 आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी विच विल बी डेल u. तो डेल u हो जाएगा आपका q plus w. ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला है. ठीक है, हो गया. और ये अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता तो माइनस हो जाता. ठीक है, तो नीचे लाइन में लिखना, इफ द वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, if the work done is the work of expansion, if the work done is the work of expansion, then w is equals to minus del v. ये वैल्यू पुट भी कर देना, w is equals to minus t del v. w का तो यही वैल्यू निकाले थे ना अपन लास्ट क्लास में, ये पुट कर दो वैल्यू को. हाँ, डेल यू वाले में पुट कर दीजिए वैल्यू. तो डेल यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू माइनस टी डेल वी. हीट तो अपन एब्जॉर्ब ही करवा रहे हैं ना, अभी तो एक्सपैंड हो रहा है. हीट भी वो भी कर सकते हैं, बस फिर हमारे एक्सप्रेशन में क्यू की जगह माइनस क्यू आ जाएगा, बस एक्सप्रेशन वही रहेगा. ठीक है, डेल यू क्या हो गया, क्यू माइनस पी डेल वी. ठीक है, या फिर क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ये भी लिख सकते हैं ना. क्यू इज इक्वल्स टू, उधर भेज दिए इसको पी डेल वी को, डेल यू प्लस पी डेल. ठीक है, एक क्वेश्चन देखो आपके, एक सॉल्व एग्जांपल में आंसर क्वेश्चन एक पार्ट 1 में तो है. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखें अपन सॉल्व एग्जांपल देखेंगे उसमें, है ना. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. नेक्स्ट हेडिंग डालना एंथैल्पी. नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा एंथैल्पी. इसका नहीं, फर्स्ट लॉ में है एंथैल्पी. फर्स्ट लॉ में अपन एक चीज और पढ़ रहे हैं, एंथैल्पी. दिस इज द फोर्थ टर्म, है ना. ऑलरेडी हमने हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी पढ़ लिया है. नेक्स्ट इज एंथैल्पी. ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखिएगा, द टर्म enthalpy, the term enthalpy is related to energy which can be defined in terms of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. ठीक है, नीचे लिखेंगे, first we know that first law of thermodynamics can be written as first law of thermodynamics can be written as first law of thermodynamics
कैन बी रिटन एज, अभी जो लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा था ना, Q इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, यही लिखे थे लास्ट एक्सप्रेशन, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ये एक्सप्रेशन लिखेगा Q इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी, ये हमारा एक्सप्रेशन है वर्क डन फर्स्ट लॉ का, ठीक है। इसमें नीचे लिखेंगे इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट, if the process is carried out, if the process is carried out at constant volume, at constant volume, constant volume तब होता है जब आपका बीकर पूरा क्लोज्ड है, ऐसा पिस्टन वाला नहीं। पिस्टन में तो गैस एक्सपैंड हो रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है ना, बट अगर आपका वेसल पूरा क्लोज्ड है तो गैस कितना भी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए वॉल्यूम उनका कांस्टेंट रहेगा। तो उस केस में इस एक्सप्रेशन में चेंज आना चाहिए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल वी क्या हो जाएगा, व्हाट इज डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, और आप बोल रहे हो कि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है तो डेल वी तो जीरो हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, Q इज इक्वल्स टू डेल यू, ये मिलेगा। और क्योंकि ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है तो यहां पे V लिख देना, ठीक है, लिखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखेंगे नीचे द अबव इक्वेशन, अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम में लिख दें, कॉमा देखिए डेल वी जीरो, द डेल वी इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर क्या हो जाएगा, QV इज इक्वल्स टू डेल यू, QV इज इक्वल्स टू डेल यू। ये आपके डेल यू का एक डेफिनेशन आ गया, सुन रहे हो क्या, चेंज इन, तो आप इसको देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हो, बोल सकते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी चेंज इज डिफाइंड एज द हीट इक्वल टू क्या ना, बस इट इज डिफाइंड एज द हीट, Q इज हीट। अब ये हीट दोनों चीज हो सकती है ना, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, रिलीज भी हो सकती है, हीट तो दोनों काम कर सकती है ना, सिस्टम आपका हीट रिलीज भी कर सकता है और सिस्टम में हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, बट कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन हो गया। नीचे लिखो इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट, ये डेफिनेशन है ना, इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, दोनों लिखना क्योंकि प्रोसेस एंडो है कि एक्सो, इसके हिसाब से Q पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिखना मत भूलना ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा रिएक्शन तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, इफ द प्रोसेस इज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन में, हाँ वो तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि नॉर्मली होता है ना हमारा, अगर ओपन बीकर में रिएक्शन हो रहा है तो उसमें सिर्फ क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कांस्टेंट है प्रेशर, ठीक है। हाँ पिस्टन वाले में प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, आप ऊपर से अगर वेट रख दोगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा सिस्टम का, आप अगर वेट नहीं रखोगे तो गैस खुद एक्सपैंड होगी तो प्रेशर कम भी होगा सिस्टम का। तो पिस्टन वाला सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, समझ रहे हैं क्या, वहां तो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वहां तो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। क्लोज्ड बीकर वाला कांस्टेंट वॉल्यूम का प्रोसेस है, और ओपन बीकर विदाउट एनी पिस्टन एट द टॉप वो किसका है, कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस का एग्जांपल, ठीक है। तो इफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, comma, the work of expansion is given by, the work of expansion is given by, work of expansion is given by W is equals to, नीचे लाइन देखेंगे, W is equals to minus P del V, W is equals to minus P del V, minus P del V, and according to नीचे, and according to first law of thermodynamics, and according to first law of thermodynamics,
and according to first law of thermodynamics, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q is equals to del U minus W, work of expansion. Del U minus W. और W की वैल्यू पुट कर दो. W हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, माइनस P डेल्टा V. पुट करिए वैल्यू, पुट कर दो वैल्यू यहां पे. W is equals to Q is del U plus P del V. और इस Q के नीचे क्या लिख दूं? अगर यहां पे अपन ने V लिखा, क्या लिख दूं? QP. सब चीजें कब हो रही हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, del U plus P del V. ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखेंगे. When the system absorbs, when the system absorbs QP joule of heat, when the system absorb QP joule of heat, comma, its internal energy increases from U1 to U2. Its internal energy increases from U1 to U2 and volume increases from, expand हो रहा है ना, and volume increases from V1 to V2. अगर हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने तो एक्सपैंड भी होगा, से इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी और उससे हमारा वॉल्यूम भी चेंज होगा. V1 से V2 बढ़ेगा वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी भी U1 से U2 बढ़ेगी. तो del U क्या लिखोगे आप? del U is U2 minus U1 and del V is V2 minus V1. पुट करेंगे इसको अंदर इस एक्सप्रेशन में. तो पहले लिख लो del U और del V क्या होगा. del U is U2 minus U1 and del V is V2 minus V1. पुट कर दो इसको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में. del U की जगह U2 minus U1 और del V की जगह V2 minus V1. पुट करिए. QP is equals to U2 minus U1 plus P V2 minus V1. ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो, और 1 वालों को एक साथ लेके चले और 2 वालों को अलग कर दो. जितने भी 1 सबस्क्रिप्ट वाले हैं ना, ये 1 वाला है और ये PV1 आ जाएगा. फिर U2 और PV2 एक साथ करो, एक्सपांड, ब्रैकेट ओपन करके U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1. ऐसा होगा. इसमें आप U2 वालों को एक साथ ले लो तो U2 माइनस U2 सॉरी प्लस PV2, माइनस साइन कॉमन ले लो अगर, तो अंदर क्या बचेगा? U1 प्लस PV1. ये क्वेश्चन ही आएगा. आप लिखेंगे this U plus P is called enthalpy. This U plus PV is called enthalpy or heat content of the system. This U plus PV is called the enthalpy or heat content of the system, represented by H, capital H, represented by capital H. तो एंथैल्पी क्या हो जाएगा? H is equals to U plus PV. H is equals to U plus PV. देखो इंटरनल एनर्जी U है, बट सिस्टम का हीट कंटेंट एंथैल्पी कहलाता है कि उस सिस्टम में कितनी हीट है, वो भी कब? एट कांस्टेंट प्रेशर. दिख रहा है आपको? QP is equals to U plus PV लिखा है अपन ने. QP is equals to U plus PV. तो यही आपका डेल H है. ये क्या है? डेल H. चेंज भी तो होगा ना एंथैल्पी. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में चेंज इन एंथैल्पी भी लिखते, नीचे लिखो इफ H2 is the enthalpy of the system, if H2 कैपिटल H है ना, if H2 is the enthalpy of the system, if H2 is the enthalpy of the system in the final state,
in the final state and H1 in the initial state, and H1 in the initial state, and H1 in the initial state, then आप H2 H1 को क्या लिख सकते हो? H2 is U2 plus PV2, P मत चेंज करना क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखा हमने, एंड H1 हो जाएगा U2 plus PV1, सॉरी U1, U1 plus PV1, ठीक है। तो यही हमारा डेल एच है। तो QP क्या हो जाएगा? QP इज डेल एच, या H2 माइनस H1 लिख लो पहले, H2 माइनस H1। देखो पीछे आपने डेल पी में लिखा ना ये वाला चीज, ये, तो इसको रिप्लेस कर देंगे H2 से और इसको रिप्लेस कर देंगे H1 से, तो क्या आया? QP H2 माइनस H1, जिसको आप क्या लिख सकते हो? डेल एच। ये एक और डेफिनेशन मिल गई। अभी ऊपर अपन ने QV का लिखा था डेफिनेशन, वो डेल यू था, ये क्या है? डेल एच। तो अब आप समझना दोनों चीज अपनी डिफाइन हो गई ना। एक है आपका QV जिसको आपने डेल यू बोला था, कि अगर आपको अपने सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज चाहिए तो आप क्या करो? हीट की वैल्यू देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो आपका बताएगा कि आपके सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज कितना है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट रिलीज कर रहा है या एब्सॉर्ब कर रहा है वो बताएगा आपका डेल एच, एंथैल्पी चेंज। तो इसका डेफिनेशन लिखोगे क्या जैसे इसका लिखे थे? इसका नीचे डेफिनेशन लिखे थे ना कि इंटरनल एनर्जी चेंज इज द हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अब इसको क्या लिखोगे? एंथैल्पी चेंज is defined as the heat absorbed or released at constant pressure। देख लो QP QV याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए देखो ऐसे अपन याद रख सकते हैं। सुनो इधर कि कौन सा वाला डेल यू है, कौन सा वाला डेल एच है। देखो U और V, U के बाद V आता है ना, तो UV वाला साथ में रहेगा, मतलब QV इज डेल यू एंड QP इज डेल एच। ठीक है, इसको डिफाइन कर लो जल्दी से। एंथैल्पी चेंज of a system is equal to, enthalpy change of a system is equal to क्या? Q, यानी कि हीट है ना, हीट absorbed or released, heat absorbed or released कब? at constant pressure, at constant pressure। ठीक है, देखो यही आपके सिस्टम के अंदर की हीट है, इसी को एंथैल्पी बोल रहा है। देखो डेल एच डेल यू तो सारी एनर्जी का सम होता है ना, इट इज नॉट जस्ट हीट एनर्जी। तो डेल एच इज जस्ट हीट एनर्जी और डेल यू सभी एनर्जी का सम होता है। अगर अपन आसान भाषा में समझे कि डेल एच का मतलब क्या है सिस्टम का, तो सिस्टम के अंदर जितना भी हीट है या सिस्टम जितना भी हीट रिलीज कर रहा है ना, वो डेल एच है। और इंटरनल एनर्जी का मतलब तो सारे चीजों का एनर्जी ऐड करके इंटरनल एनर्जी आता है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि डेल एच और डेल यू सेम है, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, एक एंथैल्पी का डेफिनेशन और लिखना नीचे। एंथैल्पी और हीट कंटेंट, एंथैल्पी, हाँ नहीं ये तो चेंज इन एंथैल्पी को डिफाइन किया है, मैं सिर्फ एंथैल्पी को डिफाइन करा रहा हूं। एच, एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, enthalpy or heat content of the system is the energy stored within the system, is the energy stored within the system, is the energy stored within the system that is available for conversion into heat, that is available for conversion into heat। आपके सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट हो सकती है, उसी को एंथैल्पी बोलते हैं। दैट इज अवेलेबल, क्या लिखे? अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट। तो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम क्या हुआ? आपके सिस्टम की वो एनर्जी जो हीट में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम कह रहे हैं एंथैल्पी। सिस्टम के अंदर तो बहुत सारी एनर्जी है ना,
सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं हो रही है, पर जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकती है उसको अपन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, ओके, एक हेड डालना सब हेडिंग, रिलेशन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन heat of reaction at constant pressure, relation between heat of reaction at constant pressure यानी कि QP, ये QP हुआ ना, हीट मतलब Q और कांस्टेंट प्रेशर मतलब P, रिलेशन बिटवीन heat of reaction at constant pressure and at constant volume यानी हम एक QP और QV का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? शॉर्ट फॉर्म में से क्या बोलोगे? रिलेशन बिटवीन QP एंड QV, सुन रहे हैं क्या? ठीक है, तो अपन ने ऊपर यहां लिख चुका है QP और QV क्या होता है ना, तो नीचे लिखो, वी नो दैट QP इज इक्वल्स टू डेल एच, वी नो दैट QP इज इक्वल्स टू डेल एच एंड QV इज इक्वल्स टू डेल U, एंड QV इज इक्वल्स टू डेल U। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या लिखे थे? डेल एच की वैल्यू, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी। कांस्टेंट वॉल्यूम में तो ये वाला पार्ट हट जाता है ना, कांस्टेंट प्रेशर में पी ये डेल वी रहेगा, ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस पी डेल वी। ठीक है, चलो इसी को ना थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। आप डेल वी की जगह V2 माइनस V1 लिखो, तो एक्सपैंड करते हैं इसको। देखो नेक्स्ट स्टेप में डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू वैसे ही रहने देना और पी भी वैसे ही रहने देना, डेल वी की जगह आ जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 करे, मल्टीप्लाई भी कर दो अंदर, PV2 माइनस PV1 आ जाएगा, PV2 माइनस PV1। ठीक है, चलिए एक लॉ हमने बीच में देखा था, दैट वाज आइडियल गैस इक्वेशन, अपन ने पिछले चैप्टर में भी यूज किया था उसको, डूमास मेथड में, अगर आपको याद हो तो। PV इज इक्वल्स टू NRT किए थे, जब PV बाय T को कांस्टेंट बोला था ना हमने, इसी से तो निकाले थे वो, नॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम को हमने स्टैंडर्ड वॉल्यूम में कन्वर्ट किया था। PV बाय T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, क्या समझना, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, शॉर्ट में समझा रहा हूं अभी, जो जिसका काम है यहाँ पे, किसी भी आइडियल गैस के लिए उसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। ये देखो, अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो ना तो वॉल्यूम कम हो जाता है, समझ रहे क्या? टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो अगर पहले आपका कंडीशन P1 V1 T1 था, वो अगर चेंज होके P2 V2 T2 हुआ है, बट ये दोनों वैल्यू हमेशा कांस्टेंट, ये है इस लॉ का मतलब। भले इंडिविजुअल प्रेशर बढ़ा है या कम हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ा या कम हुआ होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा या कम होगा, बट ये जो रेशियो है ना P V बाई T, ये हमेशा उस आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? इट इज इक्वल टू N इंटू R, जहां पे N आपका नंबर ऑफ मोल्स है और R इज अ गैस कांस्टेंट। R क्या होता है? गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन यहां पे ना, जो आपने इसको भी एक्सपैंड किया होगा ना, PV2 माइनस PV1 ऐसा लिखे है ना, ये लिखे हो ना, इसकी जगह अपन PV इज इक्वल्स टू NRT पुट करने वाले हैं दोनों में। तो एक आएगा आपका N1, R तो कांस्टेंट है T1, और N2 RT, और अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो तो T भी बाहर रखेंगे, सिर्फ N2 माइनस N1। ठीक है, तो नीचे लिखना, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, PV is equals to NRT, PV is equals to NRT, PV is equals to NRT। तो अपन PV1 को क्या लिख सकते हैं? N1RT, और PV2 को N2RT, और ये वैल्यूज ऊपर पुट भी कर दो, पुट कर दीजिए वैल्यू।
हाँ टीवी कॉन्स वैल्यूज पुट कर दीजिए। कहां पुट करोगे? जो आपने अभी इक्वेशन लिखा होगा ना नीचे डेल एच का, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस PV2 माइनस PV1 ऐसा लिखा है ना आपने, इसी में पुट करने बोल रहा हूं। PV2 की जगह N2 RT माइनस N1 RT आया, जहां पे RT कॉमन लेके N2 माइनस N1 को डेल N ले लेना, ठीक है। और व्हाट इज डेल एच? क्यू पी। व्हाट इज डेल यू? क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। जी मतलब गैस, जी मतलब गैस, तो डेल्टा एन जी आर टी लिख लेना। ये हमारा रिलेशनशिप होता है क्यूपी और क्यूवी के बीच में। हाँ चेंज। और डेल्टा एन जी क्यों लेगा? क्योंकि कंप्रेस तो सिर्फ गैसेस होती है ना, तो गैसेस के ही अपन नंबर ऑफ मोल लेंगे, ठीक है। सॉलिड लिक्विड के नंबर ऑफ मोल्स हम नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपन डेल एनजी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझना। जैसे आप मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट है जो लिक्विड फॉर्म में है, 1 मोल है, ये सामने 1 लिखा है ना, कुछ नहीं तो 1 है। ये इसको आपने हीट किया तो ये गैस बन गया। ये हमारा सिस्टम है ना, जिसमें पहले वो लिक्विड सिस्टम था, हीट करने पे वो गैस बन गया 1 मोल। अब इसके लिए डेल एनजी का वैल्यू क्या होगा, ध्यान देना। गैशियस मोल तो यहाँ 1 ही है, N2, और यहाँ पे तो गैस है ही नहीं, तो -0। तो ये हमारा डेल्टा एनजी का वैल्यू हो गया 1। तो हमारे जितने भी गैशियस प्रोडक्ट होते हैं, सुनना ध्यान से, जितने भी गैशियस प्रोडक्ट है उन सबका नंबर ऑफ मोल ऐड कर दोगे तो N2 आएगा, और जितने भी गैशियस रिएक्टेंट है उनके नंबर ऑफ मोल ऐड कर दोगे तो N1 आएगा, और फिर दोनों को माइनस कर देना। देखो इस सिस्टम में हमारे पास लिक्विड था, जिसको हमने हीट किया तो वो गैस बन गया, 1 मोल था, ठीक है। अब अगर आप इसके लिए डेल्टा एनजी निकालोगे, इसके लिए क्या निकालोगे? डेल्टा एनजी। तो यहाँ पे गैशियस प्रोडक्ट है बस, रिएक्टेंट तो गैशियस है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, N2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और N1 की वैल्यू हो जाएगी 0। क्योंकि कोई भी गैस, देखो 1 और 2 का मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। इनिशियली हमारे पास क्या रहता है? रिएक्टेंट, और बाद में क्या मिलता है हमें? प्रोडक्ट। तो N1 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous reactant and N2 is the number of moles of gaseous product. अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते तो सबके नंबर ऑफ मोल को ऐड कर देते तो N2 आता। एक से ज्यादा रिएक्टेंट गैसियस होते तो सबके नंबर ऑफ मोल को ऐड कर देते तो N1 आ जाता। जैसे एक और एग्जांपल समझना कि अगर ये मेरा रिएक्शन है, अमोनिया वाला रिएक्शन देखते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, ऐसा होता है। इसको बैलेंस करें, यहाँ पे 2N है तो यहाँ पे 2 लगा दिया अपन ने, और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 लगा दिया। यहाँ पे तीनों ही गैस होते हैं, क्या होते हैं? तीनों ही गैस। तो N2 क्या हो जाएगा? 2। प्रोडक्ट तो एक ही है ना, और उसके सामने क्या लिखा हुआ है? 2। दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। N2 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। और N1 क्या होगा? 1 प्लस 3, एग्जैक्टली 4। 1 प्लस 3 which is 4. So N1 is the sum of number of moles of gaseous reactant and N2 is the sum of number of moles of gaseous products. अब अनफॉर्चुनेटली हमारे इस रिएक्शन में तो रिएक्टेंट लिक्विड है, तो इसलिए N1 0 हो गया, और N2 लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है ना, ये सारे सिर्फ गैसियस ही हम कंप्रेस कर, हम जितने भी सिस्टम ले रहे हैं अभी तक सब में गैस ही ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें ही प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। मैं अगर इस बुक को प्रेस करूंगा तो ये कंप्रेस हुई क्या, या अपने आप एक्सपैंड हो रही है क्या? तो यहाँ कोई प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होता, ना सॉलिड में ना लिक्विड में। हमारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसमें होता है? सिर्फ गैसेस में। इसलिए हमने शुरू से हर सिस्टम में गैसेस ही लिए हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क किसका होता है? गैस का। सॉलिड का और लिक्विड में कोई प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होता। आप कितना भी कंप्रेस कर लो, वो प्रेशर दे दो, कंप्रेस नहीं होगा वो। तो कोई एक्सपेंशन कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला, कंप्रेशन एक्सपेंशन नहीं होगा, तो वर्क डन 0 ही कहलाएगा वहां पे, क्योंकि आपके फोर्स लगाने पे, आपके प्रेशर लगाने पे वॉल्यूम में चेंज तो आ ही नहीं रहा है, तो नो वर्क डन। समझ आएगा? तो इसका अपन सिर्फ कौन से नंबर ऑफ मोल ले रहे हैं? गैस के नंबर ऑफ मोल ले रहे हैं, ठीक है। इनके नीचे लिखो वेयर डेल एनजी
is equals to N2 minus N1, where del Ng is equals to N2 minus N1 is the difference between क्या number of moles of gaseous product and those of gaseous reactant. Number of moles of gaseous product and those of the gaseous reactants. Number of moles of gaseous product and those of the gaseous reactant. समझ में आ गया ये N2 minus N1 का वो मीनिंग लिख दी अपन यहाँ पे, ठीक है। और R का भी वैल्यू लिखो। R क्या है आपका? R is gas constant. R is gas constant. R is gas constant, जिसकी वैल्यू लिखना, R की वैल्यू होती है R is equals to 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या फिर एक और वैल्यू लिखना R की, यूनिट चेंज होगी तो R की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो वो वैल्यू है एक आपकी 0.008314 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये दो वैल्यू लिखना R के लिए, ठीक है। यहाँ पे अपन क्योंकि जूल्स ही यूज करेंगे या तो किलो जूल यूज करेंगे, अकॉर्डिंगली हम R की इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप कब काम आएगा? जब आपको किसी रिएक्शन का QP या QV दिया होगा। क्या दिया होगा? एक QP या QV दोनों में से एक पता होगा आपको और दूसरा निकालने बोलेगा, तो हम ये रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्लास में आप लोग बुक लेकर के आना, वॉल्यूम 1। तो हम फर्स्ट लॉ के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एंथैल्पी वाले क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स वाले, ठीक है। ठीक है, चलो आज यही स्टॉप कर रहा हूं मैं। फिजिक्स के लिए इसी लिंक पे रहेंगे, है ना।